नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता एवं महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। और उससे पहले जिन्होंने जो हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं लूसेंट के ही, तो वो भी जाके देख लें। और आइए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में करते हैं। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका जो काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम जो आर्य लोग थे वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे आकर। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान वो मध्य एशिया को माना है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अपने विचार हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और जो हमारा आपको हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करते हैं, यानी उन्होंने एक भाषा को, जो भाषा का समूह होता है उसको उन्होंने दर्शाया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1, 2, 3 यानी बढ़ते हुए ऐसे उस क्रम में है। तो इन 5 भागों में बांटा गया है इन्हें, जो उनके प्रशासनिक इकाई हैं। पहला है कुल, जिसे परिवार भी कहते हैं, और यह एक रक्त का समूह होता था। और परिवार में अधिकतर हम लोग जानते ही हैं कि एक ही रक्त का समूह होता है, ठीक है। ग्राम, फिर उसके बाद ग्राम आता है हमें, जिसमें अनेक परिवारों को यानी अनेक कुलों को मिला के बनाया जाता था। और इसका जो प्रधान होता था वो ग्रामणी होता था, और कुल का प्रधान कुलप होता था, कुलप, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे। ग्राम के बाद विश का होता है वंश, और ये क्या होता था, कई ग्रामों का समूह है। यहाँ वंश का मतलब होगा कई ग्रामों का समूह। विश या इसे वंश भी कहा गया है, बहुत सारे किताबों में दिया गया है। फिर आता है जन यानी कि जो क्या होता है, जन मतलब राजा, और जन होता था इसके अंदर अनेक विषयों, यानी ये जो विष है उनके अनेक विषयों का समूह जब आता था तो उसको ही जन कहते थे। जन यानी कि राज्य, और फिर उसके बाद होता था राष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह क्रम वाइज थे उनके प्रशासन। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और विष का प्रधान विषपति कहलाता था। जन के शासक को राजन या राजा कहते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो राजा के अधिकारी थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी को दर्शाते थे, और विश्वामित्र जो थे उदार प्रकृति के थे। नहीं, हाँ भाई चलो ये ठीक है तो ठीक है, मगर ये वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी नहीं, ये यही होगा तो होगा, ऐसा कुछ होता है रूढ़िवादियों में। सूत, रथकार एवं कामादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी, राजा को मिला के। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये दुर्गपति होता था, यानी जो आपको किला होता था, किला राजाओं का, उसी का किलेदार को दुर्गपति कहते थे। आइए देखते हैं दिशा। और फिर उसके बाद जो दिशा है उसका उत्तर वैदिक शब्द, मानी उत्तर वैदिक में उस दिशा को क्या कहते थे, और फिर वहाँ के जो राजा थे उसको क्या कहते थे। तो पूर्व की दिशा को प्राची कहते थे, और वहाँ का जो राजा था उसको सम्राट कहते थे। और पश्चिमी जो दिशा है उसको प्रताची कहते थे, और वहाँ के राजा को सौराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर की दिशा को उदची, और वहाँ के राजा को विराट कहा जाता था, विराट कोहली, ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य की दिशा को उत्तर वैदिक शब्द में कुछ नहीं कहा जाता था, और वहाँ के राजा को राजा ही कहा जाता था। और दक्षिण का जो था उसको भोज कहा जाता था, उत्तर वैदिक में इसको कुछ नहीं कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग इधर। तो वज्रपति जो है गोचर भूमि, यानी जो गोचर भूमि उसको कहते हैं जो चरगाह के लिए होता था, क्योंकि उस टाइम
जानवरों को बहुत, ये जो दुधारू जानवर थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था वजपति। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला कार्य करता था, जैसे पुलिस विभाग हो गई, उस तरह के काम करते थे उग्र। ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि जो न्याय करता था हो, न्याय का अधिकारी हो उस टाइप का, जैसे अभी के टाइम में जो जज हैं, जस्टिस हैं, वैसे। तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, यानी जो जैसे कह लें कि ब्राह्मण हो गए या जो उच्च वर्ग के लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनकी एक संस्था थी सभा। जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। और उस टाइम अक्सर जो युद्ध होता था वो गायों को ही लेके होता था, ऐसा बहुत सारे बुक में भी दिया गया है। 10 राय युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, 7वें मंडल में। और यह युद्ध परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है, बटा हुआ है। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित थी, यानी उस टाइम जो था कि जो बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसी को उस अधिकार मतलब कि उस जाति से उसको संबोधित किया जाता था। तो वही धीरे धीरे चलकर एक उनकी जाति बन गई, यानी जो जूता सीता था उसको चमार कहा जाने लगा, जो दूध दूहता था उसको मीन्स यादव, या जो कह लें क्या बोलते हैं आपको, ये जो थे धोबी, जो कपड़ा धोते थे तो उनको धोबी कहा जाने लगा। इसी तरह उनके काम के अनुसार उनको आगे चलकर जातियों में बांट दिया गया। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब आइए देखते हैं इस डिब्बे में। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। अब हम लोग करेंगे आगे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी पिता को महत्व दिया जाता था, पुरुष को। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा नहीं था उस टाइम। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसको नियोग प्रथा कहते थे, नियोग प्रथा कहते थे। और इससे उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गागरी ने, जो गागरी थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य जो थी एक महिला थी, उनको वाद विवाद के लिए उन्होंने चुनौती दिया था। अब यहाँ पर दर्शन और उसके प्रवर्तक जो थे उनके देख लेते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो चार्वक जो दर्शन है वो चार्वक ने दिया था। योग का दर्शन पतंजलि ने दिया था। सांख्य का दर्शन कपिल ने दिया था और न्याय का दर्शन गौतम ने दिया था। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी ने दिया था और उत्तर मीमांसा का दर्शन बद्रायण ने दिया था। वैशेषिक दर्शन कनाड ने दिया था, कनाद ने। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था और जीविकापार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक यानी टीचर जो हैं उनको उपाध्याय कहा जाता था या कहलाते थे। इसी में एक चीज़ और आप लोग देख लें तो एक होता था उस टाइम अनुलोम विवाह, एक होता था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो पुरुष होता था वो उच्च जाति का होता था और जो महिला होती थी कन्या वो होती थी निम्न जाति की। ठीक है, और इसमें क्या होता था आपको प्रतिलोम में
कि जो कन्या होती थी वो होती थी उच्च जाति की, और जो मेल होता था यानी पुरुष वो होता था निम्न जाति का। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था यानी शराब। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, एक वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, जैसे कि गंजी उंजी हम लोग पहनते हैं अंदर से, वो सब। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा यानी कि रेसलिंग, जैसे कि लड़ाई झगड़े दो लोगों के बीच में करके वो लोग एंजॉय करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाड को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है या कहा गया है। जैसे एटम के बारे में हम लोग अभी भी हमारे 9th के जो क्लास CBSE बोर्ड है या बिहार बोर्ड, उसमें अभी भी मिलेगा आपको इनका नाम, ठीक है। गाय को अघन्य ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे उस टाइम। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, पढ़ लिया हमने। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयश कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयश कहा जाता था। प्राचीन नाम और जो आधुनिक नाम है, अभी का नाम है, वो देखेंगे हम लोग। तो कुब्र यानी कुर्रम, कुभा यानी काबुल जो नदी है उसको पहले कुभा कहते थे। झेलम नदी को वित्सता नदी कहते थे। चिनाब को अस्किनी नदी कहते थे और पुरुषनी को रावी नदी कहते हैं। अब शत्रुधि को अब सतलज नदी कहते हैं और विपाशा को ब्यास कहते हैं। सदानीरा को गंडक कहते हैं। अब ये घग्गर नदी है, उस टाइम उसको दृश्यदत्ती कहते थे। गोमती को गोमल कहते थे उस टाइम, और स्वाद को सुवस्ती कहते थे। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनोट यानी शुद्ध खोर कहा जाता था। मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि अग्नि में अगर हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो डायरेक्ट देवता के पास, भगवान के पास जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, सबसे ज़्यादा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए उत्तर वैदिक टाइम में, और उससे पहले थे ऋग्वैदिक में इंद्र। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उस टाइम जब राजा का नया राजा बन रहा था तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। आगे देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, यानी जो जातीय क्रम था वो अब व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा था। यानी कि पहले ही से, जैसा कि मैंने बताया भी, कि अगर कोई कपड़ा धो रहा है तो धोबी है, और वो अगर धोबी मतलब कपड़ा धोते ही आ रहा है तो अब उसको उत्तर वैदिक काल में उसी जाति में यानी उसी नाम से, उसी के व्यवसाय से जाने लगा, और उसका मतलब आधार बन गया एक तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे ऋग वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता हैं।
सोम वनस्पति के देवता, और उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता यानी कष्टों को, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। मरुत यानी मारुति भी हम लोग कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को, जैसे खेत जोतते हैं हल के द्वारा तो जो रेखा बनती है उसको सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है उस टाइम, मगर ऐसा अनुमान के अनुसार या कहीं लिखा मिला है तो उस अनुसार बताया जा रहा है, मगर कोई प्रमाण अगर कहा जाए तो नहीं मिला है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन यानी पुराना है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, और कहीं कहीं टूटी नाव भी लिखा रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। जो विश्वामित्र ऋषि थे उन्होंने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा, जो श्राद्ध होता है यानी क्रियाक्रम की प्रथा पहल दौत्रो ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं, एक है महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यानी गोत्र जो है, यानी ऐसा कहा जाता है कि एक ही ऋषि के जो संतान थे उनको एक ही गोत्र से जाना जाता है, और फिर अगर दूसरे ऋषि हैं तो उनको दूसरे गोत्र से, यानी जातियों में नहीं मगर गोत्र, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक फलाना गोत्र के एक ही ऋषि से, ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं, एक ही ऋषि के संतान से। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। अब आते हैं महाजनपदों का उदय। और बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बांटा गया है। भारतवर्ष को बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब आते हैं, थोड़ा ट्रिक भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अंग की राजधानी चंपा थी, और ये जो क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर बिहार में है आधुनिक। तो अंग को हम लोग पंचांग भी, यहाँ से प और यहाँ से अंग, तो पंचांग भी पढ़ सकते हैं, यानी पंडित जी का पंचांग लेके भागा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर मगध गिरिब्रिज और राजगिरी उसकी राजधानी थी। जो गिरिब्रिज पटना और राजगिरी मगध जो है पटना और गया के आसपास के क्षेत्रों में था उस टाइम। तो इसको हम लोग मगध को गदा पढ़ सकते हैं, और गिरी तो कहाँ गिरी भाई, राजा पर गिरी, पटना में, ऐसे याद कर सकते हैं। काशी वाराणसी, तो काशी वाशी, ऐसे याद कर सकते हैं। वत्स कौशाम्बी, तो वत्स होता है, जैसे पहले के ज़माने में वत्स क्या हाल है, तो वत्स यानी पुत्र, और कौशाम्बी अम्बी यानी कि अम्बी यानी माता, तो वत्स पुत्र है अम्बी के, ऐसे ही याद कर सकते हो। और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है जो कि यूपी में है। वज्जी वैशाली विदेह मिथिला है, और ये वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। तो ऐसे इसमें तो ट्रिक कुछ नहीं बन पाया। कौशल श्रावस्ती, ठीक है। तो कौशल यानी, और ये वस्तु यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, और कौशल तो वस्तु कुशल है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और ये आपको फैजाबाद
गोंडा बहराइच यूपी के क्षेत्र है, वहाँ पर है। अवंती उज्जैन महिष्मती जो थी इसकी राजधानी थी, और ये मालवा एमपी में है। ठीक है, तो अवंती या उज्जैन को हम लोग कुज्जैन पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कुज्जैन बुरे लोग, तो मतलब बुरे लोग, तो इस तरह से हम लोग अवंती के लोग बुरे होते थे, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया है इसको उसी तरह। और मल कुशावती, तो कुशावती जो था वो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और यूपी के आसपास के क्षेत्र थे। तो कुशावती में यहाँ से हम लोग कुश्ती ले लेंगे, कुश्ती। और कुश्ती लड़ने से पहले क्या आते थे, अपने शरीर को लोग तेल से मलते थे। तो देवरिया या बस्ती या गोरखपुर के लोग कुश्ती लड़ने से पहले अपने शरीर को मलते थे। ऐसा हम लोग याद करने का ट्रिक बना सकते हैं। पंचाल, अहिच्छित्र और कंपिल पे अब हम लोग आते हैं। तो पंचाल और की जो राजधानी है अहिच्छित्र और कंपिल, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में से है। पंचाल को हम लोग पंचांग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अहिच्छित्र मतलब ये हम लोग नक्षत्र पढ़ सकते हैं। और कंपिल यानी कापी हम लोग बोलते हैं ना, तो कापी, तो पंचांग, कापी पर पंचांग, नक्षत्र पंचांग, ऐसे देखकर मतलब पंचांग में नक्षत्र, कापी में पंडित जी देखें, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। छेदी, शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी में है। और छेदी यानी छेद पढ़ सकते हैं हम लोग, तो छेद पढ़ सकते हैं। तो छेद करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए दीवार में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। कुरु यानी इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र थे। तो यहाँ से अगर हम लोग उठाएं तो इंद्र को, तो इंद्र बहुत क्रूर थे, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ऐसे माफ़ करिएगा अगर किसी को बुरा लगा तो, ये सब याद करने का एक ट्रिक है। मत्स्य यानी कि मछली, और विराट यानी कि बड़ी, तो मछली क्या है, बड़ी है। जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों वाली, राजस्थान, ऐसे याद कर सकते हैं। कंबोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र है जो वहीं पर। और ये हाटक से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट, ऐसे हार्ट याद कर सकते हैं। और कंबोज यानी कम और भोज यानी भोज, ऐसे कर सकते हैं। तो कम भोजन से हार्ट अटैक होता है, ये हम लोग याद कर सकते हैं। सूरसेन जो कि मथुरा के थे, जो सूर था, सूर यानी असुर, वो मथुरा से थे, और ऐसे याद कर सकते हैं। और उसको मारने के लिए कृष्ण जन्म लिए मथुरा में। अश्मक, पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, तो जो अश्मक थे, ऐसे याद कर सकते हैं कि अश्मक की राजधानी पोटली पोतन जो दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अश्मक जो थे अपनी पोटली में गोदावरी नदी से पानी लाए थे। ठीक है, गंधार यानी जो तक्षशिला अब पाकिस्तान में है, रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र, और यहीं पर हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो ऐसे भी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था, तो गंधार में, जो सबसे विश्व का प्राचीन यानी पुराना विश्वविद्यालय था। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और दोस्तों आज का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाएं हमारे नोटिफिकेशन के लिए।